नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ ने हाहाकार मचाकर रखा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर कहीं आसमान से बारिश तबाही बनकर बरस रही है। बिहार और असम का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के कोहराम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन देश तक की शुरुआत दिल दहला देने वाले रेस्क्यू की खबर के साथ करेंगे। अब और जिंदगी के बीच एक लंबा संघर्ष देखने को मिल रहा है। लहरों के बीच जिंदगी की जंग। एक तरफ रस्सी का सहारा तो दूसरे हाथ पर जिंदगी। हाथ छूटा और देखते ही देखते बह गया इंसान। आंध्र प्रदेश के कुरनूल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सैलाब के बीच 3 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इलाके में सैलाब का पानी हाईवे पर आ गया और सड़क पार करने की हिमाकत करना इन लोगों को महंगा पड़ गया। पानी के बहाव में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू होती है। इस बीच तीसरे शख्स का हाथ छूट जाता है। पलक झपकते ही वो दूर बहाव में बहता चला जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर गांव वाले उसको बचा लेते हैं। वहीं बाकी फंसे लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जाता है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही ये तस्वीरें औरंगाबाद की बताई जा रही हैं, जहां एक डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए गांव वालों ने छलांग लगा दी। एक हाथ में रस्सी और दूसरे हाथ में जिंदगी, लेकिन लड़कों ने हार नहीं मानी और युवक की जिंदगी बचाकर ही दम लिया। सैलाब में फंसी इस कार में 3 जिंदगियां सवार थीं। बहाव इतना तेज था कि गाड़ी को दूर तक बहा ले गया, जिसके बाद कार एक पेड़ से अटक गई। जेसीबी मशीन से कार निकालने की कोशिश की गई, जिसमें एक महिला बह गई। वहीं उसका पति और दोस्त रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए। समंदर की लहरों में फंसी मछुआरों की जिंदगी और आसमान से जान बचाने पहुंचे देवदूत। नाव डूब रही थी। मछुआरों की जिंदगी और मौत के बीच फासला कम होता जा रहा था, लेकिन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से एक-एक करके 9 मछुआरों को जिंदा बाहर निकाल लिया। औरंगाबाद से पंकज खेलकर, रामेश्वरम से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के 12 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। मोतिहारी, गोपालगंज, दरभंगा सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। हजारों गांव जलमग्न हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पटना में गंगा उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लहरें खतरनाक होती जा रही हैं, लेकिन ये लड़के खतरे से बेपरवाह नदी में स्टंट कर रहे हैं। अशोक राजपथ के पास गंगा घाट में बनी मीनारों से नदी के बहाव में गोता लगा रहे हैं। प्रशासन को यहां मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन बेखबर है और जिंदगी से खिलवाड़ जारी है। ये खौफनाक तस्वीर मोतिहारी की है, जहां एक पिकअप वैन के ड्राइवर ने गंडक की खतरनाक लहरों को नजरअंदाज किया। फिर देखते ही देखते पूरी पिकअप वैन ही पानी में समा गई। अपना दायरा तोड़कर सड़क के ऊपर से बह रही है, जिससे सड़क कई जगह पर कट चुकी है। लेकिन प्याज के बोरों से भरे पिकअप वैन के चालक ने इसकी परवाह नहीं की। नतीजा, प्याज और गाड़ी तो पानी में गया ही, खुद भी बाल बाल बहने से बचा। मोतिहारी में बाढ़ से सैकड़ों गांव पानी पानी हैं। हजारों लोग मुसीबत में फंसे हैं, लिहाजा अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री गिरा रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा की हैं,
जहां नदी सड़क पर आ गई है, जिसमें गाड़ियां निकालना खतरे को न्योता देना है। लेकिन फिर भी कई लोग जोखिम लेकर सफर कर रहे हैं। पानी तो बढ़ ही रहा है, बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा है। कल आए थे हम लोग, थोड़ा बहुत था यहाँ पे पानी, आज बहुत ज्यादा पानी हो गया है। यहाँ पे पूरा घर द्वार लेके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे आदमी रोड पे हैं। पूरे घर के अंदर पानी आ गया। हम लोग रोड पर डेरा बना कर रहे हुए हैं और हम लोग को बहुत समस्या है। दरभंगा में NH 105 भी पानी पानी हो चुका है। ये हाईवे दरभंगा से जयनगर होते हुए नेपाल को जोड़ता है। पानी आने से यहाँ गाड़ियों को आने जाने पर रोक लगा दी गई है। किशनगंज में महानंदा नदी ने बलियाडांगा गांव का निशान ही मिटा दिया है। कभी इस गांव में पक्की सड़क थी, आंगनबाड़ी केंद्र था, लेकिन इस बार महानंदा नदी सब कुछ बहा ले गई है। बस बच गया है तो कुछ झोपड़ी नुमा मकान। दर्जनों परिवार यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बस कुछ महादलित परिवार बचे हैं जो बाढ़ के बीच फंसे हैं। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का कोहराम है। सैकड़ों गांव पानी से घिरे हैं। अब इंतजार है कि सरकार जल्द से जल्द मुसीबत में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाए। पटना से सुजीत कुमार के साथ सचिन कुमार पांडे, मोतिहारी, आज तक। मोतिहारी में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां पर NDRF की 9वीं बटालियन की बोट में ही एक गर्भवती महिला ने बेटी को जन्म दिया। महिला बंजारिया ब्लॉक की रहने वाली हैं, जहां बूढ़ी गंडक नदी का पानी भर गया है। NDRF की टीम को जब जानकारी मिली कि एक गर्भवती महिला बाढ़ में फंसी है, तो NDRF की टीम आशा वर्कर के साथ वहां पहुंची और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और बच्ची का जन्म हुआ। बाद में जच्चा और बच्चा को अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पर दोनों स्वस्थ हैं। जिंदगी कितनी मुश्किल है, इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो देश के दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और बारिश से आफत की मूसलाधार जारी है। असम के 28 जिलों में करीब 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी दोपहर में जमकर बारिश हुई, तो उत्तरकाशी में भी सैलाब के बीच से लोग जाने को गुजरने को मजबूर हैं। यूपी के बस्ती में भी नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों की स्थिति क्या हुई है, घरों में पानी भरा हुआ है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई बारिश और बाढ़ की, लेकिन अब रुख कर लेते हैं राजस्थान के सियासी घमासान का, जहां पर लगातार हलचल मची हुई है। गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव फिर से राज्यपाल को भेजा है। इन सब के बीच गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह ने राज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाकर नया भूचाल पैदा कर दिया है। राजस्थान की सियासत अब राज्यपाल कलराज मिश्रा के इर्द गिर्द घूम रही है। गहलोत जहां विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं कलराज मिश्रा सत्र बुलाने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अब आगे की जंग को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। कांग्रेस सोमवार को देश भर के राजभवन को घेरने की तैयारी कर रही है। यानी अब राजस्थान का मुद्दा कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय मुद्दा होने वाला है, जहां केंद्र सरकार को घेरने का पूरा प्लान है। इस बीच राजस्थान को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। इस बीच कांग्रेस के विधायक होटल में आराम फरमा रहे हैं। योगा क्लासेस हो रही है, वहीं चाय से लेकर डिनर तक पर चर्चा जारी है। उधर अशोक गहलोत ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है।
सूत्रों की माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल चाल ये है कि इसी बिल में वोटिंग करा ली जाए, व्हिप जारी कर दिया जाए और सचिन पायलट गुट के जो 19 विधायक हैं उन्हें अयोग्य किया जाए। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी विधानसभा के, तो खुद ही अशोक गहलोत सरकार बहुमत में आ जाएगी। अब राजस्थान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है। एक ओर जहां स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे देश के राजभवन पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर, आज तक। राजस्थान की सियासत की ये उठापटक कहां जाकर खत्म होती है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब राम मंदिर की, जहां भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भूमि पूजन चंद सेकंड का होने वाला है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। सिर्फ 32 सेकेंड और हो जाएगा अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन। सुनकर भले ही हैरानी हो, लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिलान्यास और भूमि पूजन के सपने को साकार करने के लिए मात्र 32 सेकेंड का ही वक्त 5 अगस्त को मिल रहा है। इसी 32 सेकेंड में भूमि पूजन करना सबसे उत्तम माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की ओर से वाराणसी के प्रकांड ज्योतिषी से भूमि पूजन के वक्त की कुंडली में ये 32 सेकेंड के मुहूर्त की बात निकलकर सामने आई है कि अभिजीत मुहूर्त के बीत जाने पर आधे मिनट में वो कैसे स्थापना होगी, इसलिए पहले का समय दे दिया गया होगा। इस हिसाब से अभिजीत मुहूर्त की भी चर्चा आई है। लेकिन तुला लग्न अभिजीत मुहूर्त से भी पहले है, तो वहीं से कार्य शुरू होगा और वो जो आधा मिनट है उसमें अक्षता छोड़ी जाएगी, प्रतिष्ठित होगी। ज्योतिष विधा का भीष्म पितामह कहे जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के हाथों राम जन्मभूमि के शिलान्यास के वक्त को लेकर कुंडली बनाई गई। कुंडली के मुताबिक 5 अगस्त को 32 सेकंड का वक्त 12:44 और 8 सेकंड से शुरू होकर 12:44 40 सेकंड तक के बीच में है। उधर अयोध्या में भी भूमि पूजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम जन्म हुआ तो जेहि दिन राम जन्म सुत गावहि, तीरथ सकल तहां चली आवहि। असुर नाग सुर नर मुनि देवा, आय करे रघुनायक सेवा। असुर नाग नर मुनि देवता सब आकर के इस कार्य में सहयोग करेंगे। सभी देशवासियों से, सभी राम भक्तों से और सभी जो भी तपसी छावनी की परंपरा के साधु संत और भक्त हैं, सबसे हमने जो है तो आग्रह किया, धर्मादेश जारी किया है कि कम से कम 5 दीप अवश्य जलाइए और 5 वृक्ष लगाइए। इस बीच अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण का काम भी तेज हो गया है। NHAI मुख्यालय ने सौंदर्यीकरण और निर्माण काम को 2 अलग अलग भागों में बांटा है। पहला, अयोध्या बाईपास पर निर्माण कार्य के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। वहीं दूसरे भाग में सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा, जिसका बजट 15 करोड़ रुपए रखा गया है। इन कामों के टेंडर की बोलियों की तारीख भी तय कर दी गई है। भव्य मंदिर के साथ अयोध्या नगरी को चमकाने की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियों के साथ साथ विकास को अब नई रफ्तार दी जा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, आज तक। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की भव्य तैयारी चल रही है, तो इधर करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शहादत को नमन किया गया। दिल्ली और द्रास सहित देश के तमाम शहरों में करगिल विजय दिवस मनाया गया और वीरों को याद कर उन्हें सलामी पेश की गई। आज पीएम मोदी ने मन की बात में भी पाकिस्तान पर करारा वार किया और कहा कि उसने पीठ में छुरा घोंपा था और बिना वजह दुश्मनी करना दुष्टों का स्वभाव है। तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई,
उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। यकीनन महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की, जिनकी सुसाइड मिस्ट्री की जांच में जुटी पुलिस अब महेश भट्ट और करण जौहर से पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है कि दोनों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। नेता सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जांच की आंच महेश भट्ट और करण जौहर तक आ पहुंची है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी की तह तक जाना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में अब आंध्र पुलिस जल्द ही फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट का बयान दर्ज करेगी। सुशांत सिंह राजपूत ने जो आत्महत्या की थी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। करीबन 37 लोगों को अभी तक वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और 1-2 दिन में कल महेश भट्ट साहब को भी उनकी भी बयान लिया जाएगा। सुशांत केस में जांच का दायरा बढ़कर प्रोड्यूसर करण जौहर तक जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर करण जौहर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की सीईओ अपूर्वा मेहता को समन भेजा है। पहले उनके मैनेजर से पूछताछ की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मैनेजर को समन नहीं भेजा गया है। हालांकि राज्य के गृह मंत्री कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो खुद करण जौहर को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। करण जौहर के मैनेजर को बुलाया है और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऐसी जरूरत लगी कि करण जौहर को भी बुलाना पड़ता है तो उनको भी बुलाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कोई कोटरी है क्या जो बिजनेस राइवलरी के कारण किसको नए लोगों को आने नहीं देती इंडस्ट्री में? इस प्रकार की चर्चा, बिजनेस राइवलरी की चर्चा लेके वो एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। उनके मुंबई आते ही पुलिस बयान दर्ज करेगी। कंगना कई बार आरोप लगा चुकी है कि इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद के कारण कई बार प्रतिभाशाली अभिनेताओं के साथ अन्याय होता है। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री में मुंबई पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब तक करीब 37 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें यशराज फिल्म के आदित्य चोपड़ा, प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन सजना संघी शामिल है। हालांकि पुलिस अब तक यही मान रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस इस बात का पता लगाना चाहती है कि एक सफल अभिनेता ने यूं मौत को गले क्यों लगाया। आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट कर मुंबई पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में करण जौहर के मैनेजर को समन भेजा गया, लेकिन आदित्य ठाकरे के मित्र करण जौहर को क्यों नहीं? साहब को परेशानी ना हो इसलिए मुंबई पुलिस सुशांत केस में जांच के नाम पर मजाक बंद करे। यहां तो समन भेजने में भी भाई भतीजावाद हो रहा है। अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से यह ट्वीट करके निशाना साधा गया है। उधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से अपने बयान को लेकर कांग्रेस के निशाने पर हैं। उन्होंने कोरोना से मुक्ति के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। साध्वी ने ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी को समाप्त करने और उत्तम स्वास्थ्य के लिए 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ करें। भोपाल की जनता मिलकर के एक प्रयास करे और वह प्रयास आध्यात्मिक प्रयास होगा कि हम सबको कोरोना से मुक्ति मिले। और वह प्रयास है कि हम आज 25 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ शाम 7 बजे 5 बार करेंगे। 4 अगस्त को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, किंतु ये इस अनुष्ठान का समापन
हम 5 अगस्त को करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से अयोध्या धाम में 5 अगस्त को ही भव्य रामलला के मंदिर का भूमि पूजन है। हम सब 5 अगस्त का दिन दीपावली की तरह मनाएंगे। दीप जला करके शाम 7 बजे अनुष्ठान करेंगे, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और रामलला की आरती करेंगे। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। उधर बिग बी अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर लगे कंटेनमेंट जोन के बैनर को 2 हफ्ते बाद आखिरकार बीएमसी ने हटा दिया है। इस दौरान जलसा में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या मुंबई के नानावती अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे हैं। जया बच्चन को छोड़कर बच्चन परिवार के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तभी से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अब कंटेनमेंट जोन का जो बोर्ड लगा हुआ था उसको फिलहाल हटा लिया गया है, लेकिन परिवार अभी अस्पताल में ही है। जब तक पूरी तरीके से लोग ठीक नहीं हो जाते तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। इन सब के बीच अमिताभ बच्चन ने अस्पताल में अपने अनुभव को लेकर ब्लॉग के जरिए अपने कुछ एक्सपीरियंस साझा किए हैं। उनकी ओर से लिखा गया है, रात के अंधेरे में और एक ठंडे कमरे में मैं गाता हूं, सोने की कोशिश में आंखें बंद करता हूं, आपके पास कोई नहीं होता। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज की मानसिक स्थिति स्पष्ट दिखती है। अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। कई हफ्तों तक किसी अन्य इंसान को देखने के लिए नहीं मिलता। नर्स और डॉक्टर होते हैं, लेकिन पीपीई यूनिट में आपको पता नहीं चलता कि वो कौन है। अस्पताल से अमिताभ बच्चन ने अपना ये अनुभव साझा किया है। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे आज तक पर साजिशों का सरताज जरूर देखिएगा हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।